So let's start. हाँ जी, चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी. करेक्ट. व्हाट इज इलास्टिसिटी? कोई बॉडी कितना इलास्टिक है. इलास्टिसिटी मतलब कि कितनी ज़्यादा बॉडी एक्सटेंड होती है. करेक्ट. एग्जैक्टली ये मतलब नहीं है. बेसिकली कितने एक्सटेंड होने के बाद कितनी जल्दी शेप को रीगेन कर लेती है, वो इलास्टिसिटी है. समझ गए ना? व्हाट इज इलास्टिसिटी? बॉडी स्ट्रेच करने के बाद कितना वापस रीगेन कर लेते हैं. यस. तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर. क्योंकि स्टील है, पहली बात तो खींचेगा नहीं, थोड़ा सा जो खींचेगा भी उतनी जल्दी शेप को रीगेन कर लेगा. करेक्ट. तो इलास्टिसिटी इज व्हाट? इट इज द ability of a body to regain its shape. जो अपनी शेप जितनी जल्दी रीगेन कर लेगा उतना ज़्यादा वो इलास्टिक है. करेक्ट है. तो स्टील इज मोर इलास्टिक than rubber because it regains its shape more quickly than rubber. समझ गए? तो कौन कितना खिंच पा रहा है, ये इलास्टिसिटी नहीं है. कौन खींचने के बाद कितनी जल्दी शेप रीगेन कर पा रहा है, ये इलास्टिसिटी है. समझ गए? ओके. देन देयर कम्स अ डेफिनेशन कॉल्ड स्ट्रेस. जब भी आप मान लो सपोज आपके पास एक रॉड है, आप उसको खींच रहे हैं एक फोर्स लगा के, तो जिस फोर्स से बॉडी की शेप चेंज होती है, that force is called deforming force. Deforming force जो इसी शेप को डिफॉर्म कर रही है. जैसी ये फोर्स हटती है, एक फोर्स लगती है साथ में, that is called restoring force. That is called restoring force. Correct? So then stress is restoring force. Restoring force, acting per unit area. Per unit area. तो stress is the ratio restoring force per unit area. तो stress by definition force by area. Correct? ऐसे यूनिट क्या हो जाएंगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML_T-2 बाई एरिया. ये आ जाएगा ML-1T-2. ये आ जाएगा. समझ गए? कोई बॉडी कितनी जल्दी शेप को रीगेन कर पाती है, ये उसकी इलास्टिसिटी है. करेक्ट है. एंड स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. स्ट्रेस इज करेक्ट है. सौम्या, जो फोर्स बॉडी को डिफॉर्म कर रही है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स. काउंटर बैलेंस करने के बाद कौन सी रिस्टोरिंग फोर्स? तो स्ट्रेस बेसिक रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. समझ गए? तो स्ट्रेस हमारे पास इन जनरल दो तरह का है. एक है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस. एक है टेंजेंशियल स्ट्रेस. टेंजेंशियल स्ट्रेस. करेक्ट. नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस. व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस? जहां पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस. समझ गए? तो अगर आप किसी बॉडी को खींच रहे हैं
यहाँ से। तो ये जो फोर्स लग रही है एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। करेक्ट है। तो ये अगेन दो तरह का है, एक तो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल और एक है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल एंड वॉल्यूमेट्रिक। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग लेंथ, वॉल्यूमेट्रिक मतलब अगर आपने सपोज एक बॉल ली, पानी में डाल दी, तो पानी जो फोर्स लगाता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो यहाँ जो स्ट्रेस पैदा होगा वो भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस बन जाएगा। करेक्ट है। तो जो भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है बॉडी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। समझ गए? क्लियर समझ आ गया? नेक्स्ट में टेंशन स्ट्रेस, इट इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू एरिया। करेक्ट। जहाँ स्टोरिंग फोर्स एरिया के पैरेलल लग रही है, जैसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक क्यूब है, आपने इसको बेस से फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया आपने। अब जो भी फोर्स लगाओगे वो एरिया क्रॉस सेक्शन के पैरेलल है। तो द स्टोरिंग फोर्स पैरेलल टू एरिया है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ गए? आई रिपीट, इलास्टिसिटी इज मेजर ऑफ कि कितनी जल्दी बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर पाती है। दैट्स वाई स्टील इज मोर इलास्टिक इन रबर। पहली बात तो एक्सटेंड होता नहीं, एक्सटेंड थोड़ा बहुत होगा भी, उतनी शेप रीगेन कर लेगा। आप बेंच पे बैठते हैं, बेंच हल्का सा दबता है, बहुत हल्का सा, जब उठते हैं तो रीगेन कर लेता है। करेक्ट। तो बार बार जब बैठते उठते हैं तो उसकी एक इलास्टिसिटी जो है टाइम के साथ ख़त्म होती जाती है। तो कुछ टाइम बाद हम कहते हैं भी ये अब ख़राब हो जाएगा, या बैठने पर टूट जाएगा। ये ब्रिजेस होते हैं, कोई व्हीकल गुजर रहा है उस पर, तो वो भी हल्का स्ट्रेस होते हैं, दबते हैं, निकल जाता है तो नॉर्मल रिफ्रेम कर लेते हैं। तो बार बार ट्रैफिक आता जाता रहता है, तो उसकी एक लिमिट होती है स्ट्रेस बर्दाश्त करने की। तो उस टाइम बाद भी यहाँ 50 साल बाद 100 साल बाद ये अनसेफ हो जाएगा, क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, दब गया तो वापस नहीं आ पाएगा और टूट जाएगा। करेक्ट है। तो जो फोर्स बॉडी की शेप को चेंज करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे इसको हटाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर होती है, जो वापस मेन पोजीशन पर लेकर आएगी। करेक्ट। तो दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस दो तरह का है, पहला नॉर्मल, टेंजेंशियल। नॉर्मल मतलब जो एरिया क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये एरिया तो यहाँ लग रहा है। करेक्ट है। जैसे रॉड है, अगर आप खींच रहे हैं तो एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। तो जो भी आप फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू एरिया लगा रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आपके बॉल पानी में डालते हैं तो पानी हर जगह से फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू एरिया क्रॉस सेक्शन, दैट इज अगेन नॉर्मल स्ट्रेस। करेक्ट। अलॉन्ग लेंथ हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, अलॉन्ग वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। करेक्ट है। फिर आपने एक जेली ली, बेस में फिक्स कर दी, ऊपर से फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला सरफेस आगे चला जाएगा, यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये वाला सरफेस जो है वो हल्का सा आगे चला जाएगा, हल्का सा आगे चला जाएगा। करेक्ट है। तो जो फोर्स पैरेलल टू एरिया है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ गए? नाउ कॉपी डाउन। हाँ जी, आगे लिखो। नेक्स्ट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ under elastic limit, stress is proportional to strain. पहले स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है हमारे पास is a ratio of, it is the ratio of change in dimension to original dimension.
ओरिजिनल डायमेंशन। करेक्ट। चेंज डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन 3 तरह का है। पहला आता हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। करेक्ट है कि ये एक रेशियो है, तो इसके कोई यूनिट्स नहीं है और कोई इसका डायमेंशन नहीं है। करेक्ट। तो ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। समझ गए? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। करेक्ट। नेक्स्ट इज टेंजेंशियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन या इसको बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेन। दैट इज जब आपने इस तरह क्यूब को एक जगह पे फिक्स कर रहा था बेस को और आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दैट केस जो लोअर बेस है इसका जो सरफेस पे स्टिक है वो तो कांस्टेंट रहता है, अपर बेस आगे शिफ्ट हो जाता है, ये ऐसे बन जाता है, ऐसे ऐसे। करेक्ट। ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है एंड जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ है ये आपका x और ये है आपकी एज लेंथ l और ये एंगल हो गया आपका थीटा। करेक्ट। तो x इज शिफ्ट इन पोजीशन, शिफ्ट इन पोजीशन, l है एज लेंथ, एज लेंथ। तो शीयरिंग स्ट्रेन बेसिकली थीटा इक्वल्स टू x बाय l, ये आपका थीटा है शीयरिंग स्ट्रेन। समझ गई? स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। एक जस्ट रेशियो है तो ना तो इसकी कोई वैल्यू है बेसिकली, ना ही इसका कोई डायमेंशन है। करेक्ट। यूनिटलेस डायमेंशन क्वांटिटी है। अलॉन्ग लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल, अलॉन्ग वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक, अलॉन्ग एरिया टेंजेंशियल स्ट्रेन। करेक्ट है। देन कम्स हुक्स लॉ। हुक्स लॉ अकॉर्डिंग जितना आप उसको स्ट्रेस लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन कॉज होगा। जितना आप स्प्रिंग खींचेंगे उतना खींचेगा, जितना किसी बॉडी को दबाएंगे उतनी दबेगी वो। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब होता है कि जहाँ तक आप खींच रहे हैं बॉडी शेप रीगेन कर रही है। अगर आप स्प्रिंग हल्का सा खींच से वापस आ जाता है, बट एक लिमिट है, उसके बाद अगर ज़्यादा खींचते तो वापस नहीं आता, परमानेंट स्ट्रेच हो जाता है। करेक्ट। दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। जहाँ तक अगर आप स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर पाती है। करेक्ट। उसके अंदर ही स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल स्ट्रेन है। अगर आप उसे एक्सीड कर जाएं, इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाएं, तो ये लॉ काम नहीं करेगा। समझ गए? तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इक्वल्स टू E इंटू स्ट्रेन। E is called modulus of elasticity, modulus of elasticity। करेक्ट। ये भी 3 तरह का है। पहला यंग्स मॉडुलस, डायमेंशंस में किया था आपने। यंग्स मॉडुलस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y, इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress upon longitudinal strain. The Young's modulus equals to force by area, strain is delta L upon L। ये तो आपका यंग्स मॉडुलस, ये वो आपका यंग्स मॉडुलस। Next is bulk modulus. Bulk modulus. Bulk modulus. It is the ratio of volumetric stress upon
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन दैट इक्वल्स टू स्ट्रेस तो भैया फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन इज डेल्टा वी अपॉन वी, ये हो जाएगा करेक्ट। थर्ड जो हमारे पास आता है मॉडुलस, वो आपका आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, करेक्ट, दैट इज सिंबल इसका होता है ईटा, एन लिख के टांग खींच दो, ईटा, ईटा इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन shearing strain, stress is force by area same theta, या force by area theta is x by l, समझ गए। अंडर इलास्टिक लिमिट, जहाँ तक आप बॉडी को खींच रहे हैं और फोर्स हटाने के बाद अपनी शेप बॉडी रीगेन कर पा रही है, उस अंडर तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस इक्वल्स टू ई इंटू स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जस्ट अ कांस्टेंट, करेक्ट। तीन तरह का यंग्स मॉडुलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मॉडुलरिटी टेंशन स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, समझ गए, नोट डाउन। हाँ जी, एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, पे अटेंशन बोर्ड, आगे पास एक वायर है, ये वायर है स्टील की, एरिया जस्ट इन केस 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेयर, लेंथ 1 मीटर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। रैंडम कोई भी डैमेज ले रहा हूँ मैं। इसके ऊपर यहाँ वजन अटका हुआ एक इज 4 kg। एक और वायर है हमारे पास, ब्रास की वायर है, एरिया 10⁻⁴, लेंथ 2 मीटर, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास 10�9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछा जाता है आपसे, यहाँ वजन का हुआ एक 6 kg। कैलकुलेट एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्टील वायर, स्टील वायर एंड ब्रास वायर, समझ गए। अब स्टील वायर जो है उस पर कितनी फोर्स लग रही है सौम्या? यस, तो स्टील वायर के लिए जो फोर्स लग रही है वो दोनों का वेट है, 6 किलो का भी और 4 किलो का भी, अल्टीमेट दोनों उसी से कनेक्टेड हैं। क्लियर है उद्भव? तो जाएगा फोर्स हो जाएगा 10G या 10 इंटू जी, दैट इज 98 न्यूटन। एरिया ऑफ स्टील वायर इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴। निकालना है क्या है, एक्सटेंशन डेल्टा एल निकालना है। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा, FL बाय YA। फोर्स इज हाउ मच, 98, लेंथ इज हाउ मच, 1 मीटर, यंग्स मॉडुलस हाउ मच, 2 इंटू 10⁻⁹, एरिया इज 2 इंटू 10⁻⁴। सॉल्व एंड गेट द आंसर। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर हम निकाल रहे हैं ब्रास के लिए, तो ब्रास में जो फोर्स लग रही है वो लग रही है सिर्फ 6 kg की लग रही है, करेक्ट। तो एक्सटेंशन डेल्टा इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज FL अपॉन YA, यही फॉर्मूला है, अभी लिखा हमने फॉर्मूला। तो फोर्स इज 6 kg, लेंथ इज 2 मीटर, यंग्स मॉडुलस 10⁻⁹, एरिया को सेक्शन इज 10⁻⁴। डन, इज सॉल्व द आंसर। आगे समझ में नहीं समझाया? डेल्टा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन या कंप्रेशन को भी है, करेक्ट। क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन करिए शीट का फटाफट से।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। कर ली 4 भी, फर्स्ट नहीं हुआ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यंग्स मॉडुलस गिवन है, लेंथ गिवन है, डायमीटर गिवन है, एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एल भी गिवन है, आपको मास पूछा गया है। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल, फोर्स इज एम जी बाई एरिया डेल्टा एल बाई एल। आपको मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वाई ए डेल्टा एल बाई जी एल। वैल्यू पुट कर दो, वाई इज़ 2 इंटू 10⁻²11, एरिया इज़ पाई बाई 4 -6, डेल्टा एल इज़ 10⁻³ बाई जी इज़ 9.8 एंड लेंथ इज़ 2 मीटर। एट्स इट, करेक्ट। 8.07 कुछ आएगा अगर जी 9.8 लेते हैं तो। 8 ये 8017 लिखा हुआ ना, तो 8.17 है, ये मिसप्रिंट है, 8.17। सो मैं कम समझ आएगा क्वेश्चन, सब समझाया क्वेश्चन, बता दिया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ लोड ऑफ 2 kg प्रोड्यूसेस एक्सटेंशन दिस थिंग। लोड मतलब मास दे रखा है, फोर्स क्या हो जाएगा, एम जी 2 इंटू 9.8, एक्सटेंशन डेल्टा एल, लेंथ 3 मीटर, डायमीटर गिवन है आपको 1 mm, एरिया ऑफ सेक्शन पाई 1/10⁻³ का स्क्वायर। निकालिए, यंग्स मॉडुलस निकालना है, सीधा फॉर्मेटिंग क्वेश्चन है। डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसको बेटा, सबको मीटर में कर लिया ना, कि न्यूटन पर, ये न्यूटन में गिवन है, कन्वर्ट इनटू। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में स्ट्रेच एरिया क्वेश्चन गिवन है, डबल लेंथ हो जाए। कहता है कितनी फोर्स लगाएं आप ताकि लेंथ उसकी डबल हो जाए, लेंथ उसकी डबल हो जाए। मतलब लेंथ अगर उसकी 1 मीटर थी, खींचने के बाद 2 हो जाए, खींचने के बाद 2 हो जाएगी, तो गीत एक्सटेंशन कितनी होगी, 1 मीटर। तो डबल लेंथ मतलब जो एक्सटेंशन है वो अल्टीमेटली लेंथ की इक्वल हो जाएगी, करेक्ट है। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाई एल, दोनों इक्वल तो कट जाएंगी। निकालना है आपको, फोर्स निकालनी है, फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई इंटू ए। यंग्स मॉडुलस गिवन, एरिया गिवन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, डन, ये फोर्स आ जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 करिए, बीच के कर सकते हैं 10, 11, 12, 13। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1% ऑफ लेंथ, डेल्टा एल बाय एल 1% है। एरिया क्रॉस सेक्शन बेसिकली ये 10⁻³ होना चाहिए, करेक्ट। मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के मैंने आपको 1.2 10⁻12, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाई एल। फोर्स चाहिए तो 1.2 × 10⁻12 इंटू एरिया डेल्टा एल बाई एल, तो 1.2 × 10⁻12 10⁻³ इस 10⁻², तो 1.2 10⁻7 आएगा बेसिकली, सही है। मुझे एरिया 1 3 मीटर स्क्वायर तो डेफिनेटली हो नहीं सकता, 1000
मीटर की तो रॉड को एरिया नहीं हो सकता ना, इसलिए ऑब्वियस, तभी तो ठीक करवाया। अगला क्वेश्चन, हाँ जी आंसर भी ठीक कर दो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय दिस थिंग, डेल्टा एल गिवन है 8 मिलीमीटर, वेट फोर्स गिवन है 5G, कंडीशन आर सेम बट रेडियस ऑफ वायर इज डबल, इंक्रीज लेंथ निकालना है। मतलब अगर रेडियस डबल कर दें तो डेल्टा एल कितना होएगा, एक आनी है। तो यंग्स मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ रेडियस और डेल्टा एल, ये चेंज हो रहा है। बाकी फोर्स लेंथ और वाई कांस्टेंट है। इसका मतलब एरिया इज पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल वन इक्वल्स टू पाई आर डैश का स्क्वायर डेल्टा एल का डैश। बाकी सब कांस्टेंट ही है। पहले क्या था, डेल्टा एल था हमारे पास पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एल था हमारे पास 8 × 10⁻³ अब रेडियस, कौन सा क्वेश्चन था, रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड, तो 4r² डेल्टा एल डैश, तो डेल्टा एल डैश क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻³ मतलब 2 mm आंसर आ जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में कहता है स्फेरिकल बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स बाय दिस मच वॉल्यूम, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम मतलब आपको डेल्टा वी बाई वी गिवन है, ठीक है उद्भव, 0.01% मतलब 10⁻0.01 बाई 100 मतलब 10⁻⁻⁴ निकालने के प्रेशर दे रखा आपको। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया 100 एटमॉस्फेयर्स, और एक एटमॉस्फेयर की जो वैल्यू होती है 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निकालना है आपको बल्क मॉडल्स निकालना है। बल्क मॉडल्स इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा वी बाई बी। फोर्स बाय एरिया इज 100 एटमॉस्फेयर्स, 100 एक एटमॉस्फेयर, डेल्टा वी इज 0⁻⁻⁴, तो 5 7 9 5 7 11 इस पर 11 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका बल्क मॉडल्स। आगे समझ में 13 क्वेश्चन करिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। स्फीयर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय डेल्टा वी बाई बी दे रखा है आपको 0.02% मतलब 2 × 10⁻⁻⁴। आपको लेंथ दे रखी है, हाइट दे रखी है 1 किलोमीटर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू H rho × G। H इज हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी। हाइट इज गिवन 1000, डेंसिटी इज गिवन 1000, G अप्रॉक्सीमेट टेकन इज 9.8। कितना हो जाएगा 9.8 × 10⁻⁶, ये हो जाएगा आपका प्रेशर। निकालना क्या, बल्क मॉडुलस निकालना है। बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा वी बाई वी। फोर्स बाय एरिया इज प्रेशर बाय डेल्टा वी बाई वी। प्रेशर इज दिस 9.8 10⁻⁶, दिस इज 2 × 10⁻⁻⁴, तो 4.9 × 10⁻10 या 49 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे देखो, एक होता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो यंग्स मॉडुलस है या बल्क मॉडुलस है, मॉडुलरिटी है, तीनों डिपेंड करते हैं मटेरियल पर। किस पर? जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगी तब तक उसकी वैल्यू सेम रहेगी, करेक्ट। वायर को पतला कर दो खींच के
दबा के मोटा कर दूँ, यंग्स मॉडुलस विल नॉट चेंज, यंग्स मॉडुलस विल, समझ गई? जब तक उसका मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज करोगे तो वो चेंज होगा, करेक्ट? जितना यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होगा उतना खींचना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। उतना उसको एक्सटेंड करना मुश्किल होगा, करेक्ट? जितना किसी का बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा उतना उसको कंप्रेस करना आसान होगा या मुश्किल होगा? गीत, मुश्किल होगा, करेक्ट? और जितना बल्क मॉडुलस कम होगा उतना कंप्रेस करना उसको आसान होएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। हायर द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, लोअर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी, या लोअर द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। तो व्हाट इज कंप्रेसिव फैक्टर? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ bulk modulus, reciprocal of bulk modulus. तो compressibility factor equals to 1 by B, correct? Next we have variation of density with pressure, विद प्रेशर, करेक्ट? प्रेशर बढ़ने पर डेंसिटी में क्या वेरिएशन आते हैं? अगर आप किसी बॉडी पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसे कंप्रेस ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। मास बढ़ेगा घटेगा? मास सेम रहता है। तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? पार्थ, डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मोर डेंस नहीं हो जाएगा। अगर किसी को कंप्रेस कर रहे हैं तो मोर डेंस नहीं हो जाएगा, है ना? तो डेंसिटी रो नॉट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम, यही फॉर्मूला है। और रो इक्वल्स टू डेंसिटी एट अ डेप्थ h बिलो द लिक्विड, लिक्विड अंदर जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास बाय वॉल्यूम उसकी थोड़ी सी घट जाएगी। ऑब्वियस है, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इसकी घट जाएगी। तो रो बाई रो नॉट क्या आ जाएगा? m बाई वी, m बाई वी माइनस डेल्टा वी, ये आ जाएगा। दैट इक्वल्स टू रो बाई रो नॉट इक्वल्स टू, गलत लिख दिया? गलत लिख दिया। रो इज m बाई वी माइनस डेल्टा वी, रो नॉट इज m बाई वी, ये आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं हम v अपॉन वी माइनस डेल्टा वी, इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी, करेक्ट है। बट हम ये जानते हैं कि बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू क्या होता है? प्रेशर बाय डेल्टा वी बाय वी, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा वी बाय वी क्या आ जाएगा? पी बाय बल्क मॉडुलस, ये आ जाएगा, है ना? और 1 बाय बल्क मॉडुलस क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या होता है अभिनव? तो क्या हो जाएगा? पी सी हो जाएगा। तो विल गेट बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू, आ गया, सॉरी, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू पी सी हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 माइनस पी सी हो जाएगा। सही है।
तो प्रेशर बढ़ाने पर कृष्णा डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? प्रेशर बढ़ाने पर घटेगी, बढ़ेगी। प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी बढ़ेगी। हाँ ठीक है। वॉल्यूम गीत कम होएगी। मास अभिनव सेम रहेगा। छापो।